Hello students, in this video lecture we will talk about the drugs that falls under the category of nasal decongestants. तो हम पर्पज पढ़ेंगे nasal decongestant का हम क्या पर्पज होता है. तो as its name indicate the nasal decongestant, congestant mean congestion, mean there is a problem of congestion somewhere in the nasal cavity, and the nasal decongestant are those drugs that actually resolve the problem of congestion in nasal passage. Nasal passage is actually responsible for the intake and expire of air. So in the nasal cavity, once we will understand the structure of the nasal cavity and how the nasal decongestant work. So before going to the detail of classification of nasal decongestant, I would like to mention that in our nasal cavity, like सपोज करिए कि ये आपका नेजल कैविटी है, राइट. ये आपकी नेजल कैविटी है. इन दिस नेजल कैविटी देयर इज अ पैसेज फॉर एयर. इन दिस पैसेज, अगर इस एयर के पैसेज को हम, ये जो इसका इंटरनल डायामीटर है, दिस इंटरनल डायामीटर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ द एयर, और वी कैन से द एयर स्पेस है जहां पे ये एयर का फ्लो होना है. अब अगर देयर इज सर्टेन कंडीशन, इन दैट कंडीशन देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, एडेमा, और वी कैन से द इन्फ्लामेशन ऑफ दीज लाइनिंग्स लाइक दिस इन्फ्लामेशन. वंस द इन्फ्लामेशन इन दीज लाइनिंग्स अकर, that will actually occupy the area of the lumen where earlier there was flowing of air was occurring. So हम नेजल डिकंजेस्टेंट किस तरीके से मैकेनिज्म अपना देती हैं इन्फ्लामेशन और किस तरीके से चीजें रिस्पॉन्सिबल है, सब चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे. तो देखिए, नेजल डिकंजेस्टेंट की प्रॉब्लम जो एक्चुअली होती है वो किन किन डिजीज में हो सकती है, किन किन वायरल इन्फेक्शंस में हो सकती है. लाइक नेजल डिकंजेस्टेंट कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड, फ्लू, हे फीवर एंड साइनोसाइटिस. सब बहुत सिंपल टर्म है. लाइक हम कोल्ड की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू की बात करें वो भी वायरल इन्फेक्शन है. ऑलमोस्ट द सिम्टम सेम होते हैं, लेकिन ये कोल्ड से ज्यादा इंटेंस होता है, डिफरेंट वायरस इन्वॉल्व होता है. हे फीवर की अगर बात करें तो एलर्जिक रेनाइटिस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें रनिंग नोज होती है, रेडनेस ऑफ द आईज होता है, इचिंग ऑफ द नोज होती है. और हम साइनोसाइटिस की बात करें तो जिसमें कैविटी में इन्फ्लामेशन होता है. तो ये सारी जो चीजें हैं उसमें हम यूज करते हैं, इन सब चीजों में हमारा कंजेशन की प्रॉब्लम होती है और हम यूज करते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट. नेजल डिकंजेस्टेंट की जो मैकेनिज्म है, लाइक नेजल डिकंजेस्टेंट का हम मतलब बोर्ड में कई चीजें लिखी हुई हैं, तो हम वन बाय वन सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को. देखिए, नेजल ऑफ डिकंजेस्टेंट में जो हम ड्रग यूज करेंगे वो हमारी कैटेगरी होगी, लाइक फिनाइलेफ्रिन हम यूज करते हैं जो कि अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है. नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन ये हमारी इमिडाजोलिन डेरिवेटिव हैं, और स्यूडोइफेड्रिन जो कि मिक्स्ड सिंपैथेटिक एक्शन देता है. वो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी होता है और बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी होता है. तो इन पर्टिकुलर की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, अगर ओवरऑल एक मैकेनिज्म हम देंगे कि डिकंजेस्टेंट किस तरीके से वर्क करके एयर के पैसेज में रेस्पिरेशन में रिलीफ देते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म आइए हम देखते हैं. देखिए, नॉर्मल जो हमारा पैसेज है, ये जो पार्ट दिखा रहा है, the part which is lies between the black color and this red color line, this is actually a nasal pathway for air passage, and this is the blood vessels. In case of any kind of problem like cold, flu, hay fever or sinusitis, or any kind of allergic infection in the nose, there will be the process of homeostasis, and that process of the homeostasis will dilate these blood vessels, and dilatation of these blood vessels resulting in the increased amount of blood flow in the area. अब ये increased amount of blood flow क्यों हुआ? क्योंकि there is ये जो स्ट्रक्चर है आपका कहां है, नेजल कैविटी में है, और इन द नेजल कैविटी एज वी आर सेइंग दैट देयर इज अ
pathogenic infection or viral infection, or we can say there is a allergic infection. So in case of allergic or pathological infection, there will be the increased blood flow, or we can say there will be increased secondary mediator release or increase in immunological reaction. All things will require the increased amount of blood flow, and once the increased amount of blood flow will be there, means there will be dilatation of blood vessels, and increased dilatation, increased vasodilation of blood vessels will minimize this passage. अब क्या बात है कि अगर ये ब्लड वेसल डायलेट होगी तो यहां का जो ये पाथवे है ये क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा. तो दिस नेजल पाथवे नाउ बिकम नैरो, and once the pathway will become narrow, means there will be or we can say there is a nasal congestion. This is nasal congestion. नॉर्मल आपने नेजल कंजेशन को समझ लिया. अब नेजल डीकंजेशन में ड्रग किस तरह एक्ट करती हैं, अलग अलग ड्रग की अलग अलग स्पेसिफिसिटी है, उसमें हम वन बाय वन चीज डिस्कस करेंगे. अगर हम बात करते हैं लाइक फिनाइल एफ्रिन की, जो कि है अल्फा एगोनिस्ट, तो अल्फा एगोनिस्ट फिनाइल एफ्रिन इज एक्चुअली अ अल्फा 1 एगोनिस्ट. Alpha 1, as we know, the alpha 1 receptor is present in the periphery of blood vessels. Periphery of blood vessels means the blood vessel lies apart from central nervous system, or we can say the peripheral blood vessels means the blood vessel that is present on the nasal cavity, means this blood vessel, right? So once when we administer the phenylephrine topically in the nasal cavity, there will be the constriction of this blood vessel that was earlier due to infection that was dilated, but due to administration, topical administration of phenylephrine, this blood vessel become contracted and this cavity become, the space in the cavity become more, and this increased space will be allow the higher amount of air to flow in an easy way. It means you will not further feel any kind of nasal congestion. That's why these drugs that allow or diminish the congestion falls under the nasal decongestion. तो ये ड्रग आपकी नेजल डीकंजेशन होगी. तो फिनाइलेफ्रिन के बारे में तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फिनाइलेफ्रिन किस तरीके से एक्ट करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू, क्योंकि अल्फा 1 पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है और उसकी ये मैकेनिज्म होती है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एयर का जो पैसेज है वो आसानी से बढ़ जाता है. कुछ पॉइंट्स हैं जो आप, नेजल डीकंजेशन अपने आप में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो भी चीजें कंसेप्चुअल हैं वो आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी. जैसे हम अगर नेजल डीकंजेशन ड्रग्स की बात करें तो वो ज्यादातर बच्चे जो कि 6 ईयर से कम हो उनको एडवाइज्ड नहीं की जाती है, उनको एडवाइज नहीं की जाती है. नंबर 1 पॉइंट आपको ये याद रखना है. नंबर 2, all the alpha agonist which will be used topically will used in the concentration of 0.05 to 0.1%. They show the nasal decongesting effect topically. तो अल्फा एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन कितनी यूज करते हैं, ये भी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है. कोई भी एगोनिस्ट हम यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ नेजल डिकंजेशन, अगर हम टॉपिकली कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो 5 से 7 दिन के अलावा हम उसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे. क्यों, उसका एक फार्माकोलॉजिकल रीजन है. और फार्माकोलॉजिकल रीजन किस तरीके से है, देखिए. Only we will use 5 to 7 days continuously any kind of nasal decongestant. अगर हम नेजल डिकंजेस्टेंट को 5 से 7 दिनों के ज्यादा यूज करते हैं तो आपको चांसेस हैं रिबाउंड कॉन्जेशन के. मींस जो कॉन्जेशन पहले हो रहा था उसके लिए आपने नेजल डिकंजेस्टेंट यूज किया 5 से 7, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करते जाते हैं तो देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ रिबाउंड कॉन्जेशन. तो सब साइड इफेक्ट भी होता है आपका रिबाउंड कॉन्जेशन. रिबाउंड कॉन्जेशन किस ड्रग्स में है, कौन सी क्लास की ड्रग में है, ये आपके नेजल डिकंजेस्टेंट में आपकी समझने वाली बात है. फिनाइलेफ्रिन को हमने पढ़ लिया कि अल्फा 1 के थ्रू अपना एक्शन देती है. कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि नेजल डिकंजेस्टेंट कैटेगरी में है, लाइक अर्लियर आई वाज टॉकिंग अबाउट नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जैलोमेटाजोलिन. इनके साथ सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि ऑल द इमिडाजोलिन कैटेगरी ड्रग
they perform their action by producing the negative feedback of norepinephrine. Means ये ड्रग ज्यादा से ज्यादा जब बॉडी में होंगी तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगी, कम करेंगी, क्योंकि ये जितनी ज्यादा अपनी एक्शन देंगी नॉरएपिनेफ्रिन को लेवल कम करेंगी. और वी कैन से दीज ड्रग परफॉर्म देयर एक्शन बाय मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन. अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन जो कि सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसके लेवल को हम क्या करते हैं, इट मींस वी आर मेकिंग अ डिसबैलेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अगर मैं नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को कम कर रहा हूं, इट मींस ऑटोमेटिकली आई एम इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ हायर लेवल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर. एंड ऑल द इमिडाजोलिन they works by negative feedback of norepinephrine, right? Negative feedback of norepinephrine, and as negative feedback of norepinephrine is responsible for overwhelmed parasympathetic nervous system. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर ज्यादा एक्टिव होगा, इट मीन पैरासिम्पैथेटिक मीन्स व्हाट, एसिटाइलकोलिन, and acetylcholine is responsible for all kind of secretions. So we can say when we use long days imidazoline category of drug, due to the higher overwhelmed parasympathetic nervous system, there will be higher release of mucus in that particular nasal cavity, and that increased amount of mucus resulting in what, rebound nasal congestion, जो कि दोबारा से नेजल कंजेशन को कर देंगे. इन अ सेम वे हम बात करते हैं स्यूडोएफेड्रिन की. देखिए फिनाइलएफ्रिन का तो बहुत क्लियर है कि अल्फा 1 एगोनिस्ट है. नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, इनका हम नेगेटिव फीडबैक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन मैकेनिज्म है. अब हम अगर बात करते हैं स्यूडोएफेड्रिन की, स्यूडोएफेड्रिन भी सेम किस तरीके से एक्ट करती है, ये नॉन सेलेक्टिव होती है. ये अल्फा पे भी एक्ट करती है और बीटा पे भी एक्ट करती है. अल्फा रिसेप्टर, एज वी हैव अर्लियर टोल्ड डिस्कस्ड, कि अल्फा रिसेप्टर में जो अल्फा 1 है दैट इज प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी स्मूथ मसल, पेरीफेरी ब्लड वेसल्स, जो कि हमारी कहां पे प्रेजेंट है, नेजल कैविटीज में. तो इनिशियल डेज में व्हेन वी अप्लाई द स्यूडोएफेड्रिन which is non-selective drug that works on both receptor alpha and beta, initially they perform their action by alpha receptor, basically alpha 1, and produce this action. But when we use on a long term more than 5 to 7 days, the pseudoephedrine also start acting, working over the beta receptor, and as we know the beta is responsible for vasodilatation. The vasodilatation is resulting in again what, in decreased nasal passage and creating the narrow pathway for airflow, or we can say the rebound congestion. So the drug who only or specific towards the alpha 1 is, we cannot say any kind of drug is not producing rebound congestion. All the drugs are producing rebound congestion, but the chances of rebound congestion will be higher in those drugs that works in a non-selective manner, means in a both receptor, through both receptor alpha and beta. So this is the main concept of nasal decongestant. There is one more class, that anticholinergic. Anticholinergic का mechanism कितना है? As we know, all the cholinergic neurotransmitter or the drug acting like a cholinergic agonist, they perform their action by increasing the all secretions in the body, whether it is sweating or mucus secretion or gastric juice secretion. In the same way, all the cholinergic neurotransmitter, all the cholinergic agonists will increase the secretion. Cholinergic drug, when increase the secretion, mean there will be increased mucus resulting in nasal block. So by using anticholinergic drug as nasal decongestant, we use tiotropium bromide, and tiotropium bromide act by decreasing the secretion in the nasal cavity and act as a nasal decongestant. So this is the mechanism of nasal decongestant, and these are few smaller concepts that you all have to know about the nasal decongestant. There is a mechanism
that mechanism is actually related with the early condition and late condition, how the early and the late condition and what are the secondary mediator that actually vary in early and late condition. Simple diagram that let's suppose there is an allergen, that allergen affected to your nasal cavity, and allergen is further responsible for synthesizing thymus cell, thymus 1 and thymus 2. Thymus 2 again responsible for making B cell and interleukin 3, 4, 5 and granulocyte, monocyte colony stimulating factor. These all are mechanism of due to the allergen response, but these mechanism occur in a late condition. But in early condition, once the allergen comes in the body, there will be sensitization of what? Mast cell through MC Sialana RI receptor. एक्चुअली इसमें डिटेल में इसमें क्यों नहीं बता रहे हैं कंसेप्चुअल, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो once the allergen is come, there will be sensitization of mast cell and resulting in the synthesis of histamine, prostaglandin, bradykinin and platelet activating factor, and these all resulting in what? These problem like rhinitis, sinusitis, wheezing and this condition, flu-like condition, like. And now in the late condition there will be again like hyperactivity of what? Nasal cavity. In the nasal cavity there is inflammation and hyperactivity. So these all things, and once when interleukin and B cell produces from the thymus 2 cell under the influence of allergen, there will be in B cell increase the amount of antibody, and thymus 2 directly involved in the synthesis of interleukin and granulocyte monocyte colony stimulating factor, and these two are also again responsible for eosinophilic count. And actually this part is a late mechanism, delayed mechanism. ये एलर्जन के होने के कई आवर्स या कई डेज के बाद होगी, जबकि अर्ली मैकेनिज्म, अर्ली जो रिस्पॉन्स आएगा वो ये आएगा. Am I clear? So this is all about the nasal डीकंजेस्टेंट. नेजल डीकंजेस्टेंट में एक बार हम लोग रिव्यू ले लेते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि आपको नेजल डीकंजेस्टेंट किस प्रॉब्लम्स में यूज हो रहा है और कहाँ पे यूज करना है. नेजल डीकंजेस्टेंट में पैथोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, नेजल कैविटी की स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आ रहे हैं, वो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है. इसमें आपको अगर नेजल कैविटी में ब्लॉकिंग की मैकेनिज्म क्या है, भाई अगर पैथोजन कोई आता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा बॉडी क्या रिलीज करेगी? म्यूकस. और म्यूकस रिलीज करेगी तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेजल ब्लॉक होगा. म्यूकस का पर्पज ये है, आप इसको पैथोजन को क्या करना चाहते हैं? ट्रैप करना चाहते हैं. और नेजल ब्लॉक होगा तो आप कंजेस्टेंट यूज करेंगे. कंजेस्टेंट की आपकी कैटेगरी की ड्रग है, कुछ अल्फा 1 एगोनिस्ट हैं, कुछ मिक्स्ड हैं और कुछ नॉर इपिनेफ्रिन की नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपना एक्शन देते हैं, लाइक इमिडाजोलिन डेरिवेटिव. अल्फा ओगनिस्ट के लिए कंडीशन है जो कि जीपैट में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसका टॉपिकल कंसंट्रेशन कितना यूज करते हैं, कितने डेज के लिए यूज करते हैं, रिबाउंड कॉन्जेशन की मैकेनिज्म इमिडाजोलिन और स्यूडोएफेड्रिन में किस तरीके से है. और अगर हम एलर्जिक रेनाइटिस की बात करते हैं, मींस अगर हम रनिंग नोज, वो भी जो हमारे रनिंग नोज है वो किसकी वजह से? एलर्जन इन्फेक्शन की वजह से. तो अर्ली और लेट स्टेज में किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए भी बात करेंगे, जो कि हमारा बात पे ये है. इन लास्ट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट? फर्स्ट, नेजल डिकंजेशन. इन सम पेशेंट्स नेजल बर्निंग की कुछ शिकायत भी आती है, ड्राइनेस की, और ओरल डिकंजेशन की. ओरल अगर डिकंजेस्टेंट लेते हैं तो कई बार आपको एंजाइटी की कंप्लेन भी होती है. तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट्स. आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगा. जो भी आपको क्वेश्चन, क्वेरी या कुछ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.